पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक में सबसे पहले बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यानी कि ये नोबल गैस आ जाता है नोबल गैस में। अब बात करते हैं बोरॉन के अंदर। बोरॉन के अंदर आपका आता है एल्युमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थैलियम। कार्बन के अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ऑक्सीजन में आ जाता है आपका सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। फ्लोरीन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। फिर यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। यहाँ पर हीलियम से स्टार्ट होता है। अब जैसे बोरॉन की बात करें तो क्या होता है बोरॉन में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि जो लास्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो इसके लिए इसकी कन्फिगरेशन हो जाती है 2s2 2p1। सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी, 3s2 3p1। इसी तरीके से आप करते रहेंगे तो इसकी जनरल जो कन्फिगरेशन आ जाती है ns2 np1। इसी तरीके से कार्बन की हो जाएगी। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसे कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p2। तो इसकी लास्ट वाली कन्फिगरेशन हम लिखेंगे सिर्फ, तो 2s2 2p2। सिमिलरली इसकी 3s2 3p2, 4s2 4p2। तो इसकी हो जाएगी ns2 np2। इसी तरीके से ns2 np3, इसकी हो जाएगी ns2 np4, इसकी हो जाएगी ns2 np5 और इसकी क्या हो जाएगी ns2 np6। क्योंकि इसके अंदर फुलफिल है इसीलिए स्टेबल कन्फिग्रेशन है और इसको हम नोबल गैसेस या फिर नोबल एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो 11th क्लास में ये बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़ चुके हैं आप, नहीं पढ़ना। अब आपको सिर्फ ये 4 फैमिली पढ़नी है, नाइट्रोजन से लेकर नियोन तक बस। और सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन ही इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन का सबसे पहले देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसको करेंगे 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं हम। अब क्योंकि नाइट्रोजन आपका ग्रुप सेकंड में आता है, इसके पास डी ब्लॉक जो होता है, डी ऑर्बिटल्स अब्सेंट होता है बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है यही रहेगी, एक्साइट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अब्सेंट होते हैं। डी ऑर्बिटल अब्सेंट इन नाइट्रोजन। इस वजह से इसकी एक्साइटेड स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन को ही शिफ्ट नहीं कर पाता। तो इस यही रीज़न है कि नाइट्रोजन जो है सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा आपका अपनी इस स्टेट को। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो 3 ही बॉन्ड बना पाएगा और बॉन्ड जो बनाएगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है इस तरीके से बनाता है। इसे हम कहते हैं NH3 यानी कि अमोनिया। और इसकी जो शेप होती है इसको हम कहते हैं पिरामिड शेप। ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये। शेप क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिड शेप। इसको हम कहते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर। अब नाइट्रोजन की अगर बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन में आपस में। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है, 3 होता है, जानते हैं आप। और इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई पाई मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से और इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की। नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। अब नाइट्रोजन की कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम जल्दी से। सबसे जो पहला स्टेप है, अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl को सोडियम नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दो तो क्या बनेगा आपका,
क्या बनेगा आपका यहाँ पर, नाइट्रोजन बन जाएगा, साथ में वाटर, और इसमें आपका NaCl भी निकलता है बाय प्रोडक्ट में। तो नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए बन गई। ये पहला प्रोसेस था। इसके अलावा दो और तरीके हैं जिससे हम नाइट्रोजन बना सकते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हम। अब प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं डायरेक्ट, प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आपका एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये याद रखना है सबसे पहले। नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स आप जानते हैं कौन से होते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन जो है लिथियम के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड बना देगा, और इसको हीट करना पड़ता है। इसी तरीके से एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, हीट करने से क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये चीज़ याद रखनी है बस आपको। और नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, बाकी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नॉन मेटल के साथ भी नाइट्रोजन रिएक्ट करता है। जैसे आपका नाइट्रोजन है, बोरोन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बोरो नाइट्राइड बना देता है यहाँ पर। इसको भी बैलेंस कर लीजिए आप। और एक प्रोसेस और है इसका लास्ट, कैल्शियम कार्बाइड के साथ CaC2 के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम साइनाइड, और यहाँ से कार्बन अलग हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से कार्बन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। अब इसमें ना यूज़ देख लो, एक नाइट्रोजन का यूज़ क्या होता है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है रेफ्रिजरेंट्स के अंदर यूज़ होता है, आप याद रखिएगा, लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। एक तो चीज़ ये याद रखनी है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर भी फिल करने के लिए यूज़ होता है। एक तो ये यूज़ है, दूसरा ये है, ठीक है, यूज़ फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इसके अलावा आपने देख लिया अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन से बनता है, अभी आपने देखा था नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि अमोनिया को बनाने का क्या तरीका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, हैबर्स प्रोसेस से बना सकते हैं आप। ये चीज़ याद रखना आप एग्जाम के लिए, हैबर्स प्रोसेस। इसमें होता क्या है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, 723 केल्विन, और इसमें कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। अभी बताऊंगा मैं कौन सा कैटलिस्ट है वो। तब क्या बनेगा, यहाँ पर अमोनिया बन जाएगा आपका जो बनाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका, और इसे बैलेंस कर दिया आपने। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO, इसके साथ साथ क्या लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं कैटलिस्ट का, ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन हो जाए, जल्दी से स्टेब्लिश हो जाए, इसलिए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो अमोनिया है, क्योंकि इसके पास अगर आप देखें तो एक लोन पेयर होती है, लोन पेयर होने की वजह से ये डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसको बेस कहते हैं। तो इस वजह से अमोनिया का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी कहते हैं। पहला तो ये याद रखना, बेस नेचर होता है, गुड कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। और ये रिड्यूसिंग नेचर भी शो करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किसी को दे रहा है तो उसको जाहिर सी बात है रिड्यूस कर रहा होगा, तो इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं हम। ये कुछ चीज़ें हैं अमोनिया के बारे में जो आपको याद रखनी है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कॉपर के साथ कॉपर +2, इसका कलर होता है ब्लू कलर का, और मैंने आपको बताया भी था, इसको याद कर लेना ऐसे, क्यूब कॉपर ब्लू कलर का होता है। अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दें इसे, तो क्या होगा, इसमें इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है,
जो कि होता है आपका डीप ब्लू कलर का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसके बाद HNO3 है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये याद रखना है आपको, नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसे, HNO3 को। ठीक है, और इसको ना पहले नाइट्रिक एसिड से पहले क्या कहते थे, एक्वा फोर्टिस भी कहते थे, एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता था इसे। अब इसके भी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे हम। देखो, इसका जो प्रोसेस है ओसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं, जिससे बनाया जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वही पढ़ेंगे जो है इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें क्या होता है ओसवाल्ड प्रोसेस में, अमोनिया लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें प्लेटिनम भी लेते हैं, प्लेटिनम गैस, प्लेटिनम एक मेटल है, और टेम्परेचर रखते हैं आप 1100 केल्विन। इसमें बनता क्या है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। अब मेन मसला आता है इसको, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो यहाँ पर डेल्टा H होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि कैसा प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसको बैलेंस करना है, वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, 45 46, बस सिंपल सा बैलेंस हो गया। अब ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसको भी बैलेंस कर लीजिए आप, हो गया बैलेंस। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, ये लास्ट प्रोसेस है आपका, इसके अंदर फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, साथ में वाटर को भी रिएक्ट करा देंगे। क्या बनाएगा इसमें, HNO3, जो हमें चाहिए था। नाइट्रिक ऑक्साइड ही तो बनाना था, हमें बन गया हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको भी बैलेंस कर लेंगे। मेन जो प्रोसेस स्टेप है वो ये है, इसको बैलेंस करना आना चाहिए आपको, और ये याद होना चाहिए कि प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, और ओसवाल्ड प्रोसेस से हम नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड बन जाते हैं इसमें। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो आपका NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, इज एब्जॉर्ब्ड बाय FeSO4 आयरन सल्फेट, एंड डार्क ब्राउन रिंग बनती है। ठीक है, डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड ठीक है। ये आप नाइट्रेट का एक टेस्ट भी होता है, ये जो रिंग बनती है ये एक टेस्ट भी होता है, नाइट्रेट को अगर टेस्ट करना है तो इसे हम रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स भी कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यूज़ क्या होता है HNO3 का, ये याद रखना है आपको। HNO3 कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ होता है इसका, और TNT पिक्रिक एसिड वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है, और बहुत सारी ड्रग्स भी होती हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़ना है हमें अब। नाइट्रोजन की कौन कौन सी ऑक्साइड्स हो सकती हैं, सबसे पहले है आपकी N2O, इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका एक नाम है, कॉमन नाम, जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस, सुना भी होगा आपने लाफिंग गैस के बारे में। इसके अलावा जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये आप देखेंगे तो ये इसके अंदर अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए कैसा नेचर होता है इसका, पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका, पैरामैग्नेट होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इसके साथ एक और होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ये क्या है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ ऑक्साइड से नाइट्रोजन के। अब हम आते हैं फॉस्फोरस पर, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा आपका फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को ही पढ़ेंगे बस। फॉस्फोरस की हैलाइड्स पढ़नी है हमें, PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, और PCl5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। अब हम देखें अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है PCl5 की, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, यही समझ लो। जैसे फॉस्फोरस है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 2 8 5, वैलेंस कितना इलेक्ट्रॉन 5, तो हम इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं सिर्फ 5, प्लस मोनोवेलेंट कितना है यहाँ पर क्लोरीन 5 है, तो 5 + 5 कर देंगे, डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो ये कितना आएगा 5 + 5 10 + 2, ये आ जाएगा आपका 5। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 5, यानी कि sp3 और एक आएगा डी में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकाल लेते हैं हम sp3d, याद रहेगा। देखो यहाँ पर फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 था और यहाँ पर क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है 5, तो 5 + 5 कर देंगे इसके लिए, और ये जो फॉस्फोरस का 5 है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, डिवाइड बाय 2, ये एक ट्रिक है स्मॉल सी, तो इसमें कितना आ जाता है 5, इससे हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी आपकी sp3। इससे आप किसी का भी इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब आती है बात PCl5 एग्जिस्ट कैसे करता है आपका, तो PCl5 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैटाइंस और एनाइन अगर इसका बनाए हम, तो एक तो होता है PCl4 प्लस, साथ में PCl6 माइनस, ये इसका कैटाइन होता है, ये इसका एनाइन होता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल होता है, और इसकी शेप की बात करें तो ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। इन जनरल अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर बना दें, PCl5 का, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, दो पैरामिड बन रहे हैं और साथ में ट्राइगोनल बाई पैरामिडल इसकी शेप होती है। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस ऑक्साइड्स की। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स की, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे P4O6, इसको हम क्या कहेंगे फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड्स, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ ये है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आना है बस वही पढ़ेंगे। एक और ऑक्साइड्स होती है जिसको हम कहते हैं P4O10। अब इसके शेप बनाते हैं और इसके जो इस क्वेश्चन आएंगे वो देख लेंगे आप। फॉस्फोरस को इस तरीके से अरेंज करो जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐसे करो, बस अब क्या करना है ऑक्सीजन को मिला दो ऑक्सीजन से, ये हो गया आपका P4O10। जैसे यहाँ करा है वैसे यहाँ भी करो, ये कर दो आप, ये हो जाएगा आपका P4O10 का स्ट्रक्चर, ये है आपका P4O6 का। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि POP बॉन्ड बताइए कितने हैं, PO बॉन्ड बताइए कितने हैं। अब हम कुछ जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेंगे। हालांकि एनसीईआरटी अगर हम देखें तो ये सबका अलग अलग दे रखा है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली का अलग, ऑक्सीजन का अलग और हेलोजन का अलग दे रखा है, लेकिन हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि एक साथ पढ़ लो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का मतलब होता है साइज, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका और आउटर मोस्ट ऑर्बिट से न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है आपका रेडियाई। अगर एटम है, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें तो वो एटॉमिक रेडियाई आ जाएगा, और अगर Na+ इलेक्ट्रॉन
लॉस करने के बाद बात करें तो आयनिक रेडियाई। इसी तरीके से जैसे क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई, क्लोराइड की बात करेंगे तो आयनिक रेडियाई आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा आप कि केटाइन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल एटम से, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका एनायन का साइज। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे आपका H+ है, इससे बड़ा क्या होगा H, और इससे बड़ा क्या होगा H-, यानी कि एनायन सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो जाहिर सी बात है इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, क्योंकि शेल के अंदर ऐड करेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। चलो खैर, मैं आपको बता रहा था एक जनरल ट्रेंड। जब हम किसी भी ग्रुप में, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ऐसे आएंगे ना, एंटीमनी फिर बिस्मुथ, तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, इसकी क्या होती है 2s2 2p3, फिर आप क्या करेंगे 3s2 3p3, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड शेल था, यहाँ थर्ड शेल, यहाँ फोर्थ शेल, तो नंबर ऑफ शेल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल गेट इंक्रीजेस, दैट्स वाई साइज क्या होता है इसका हमेशा इंक्रीज होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा हमेशा। ये नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा मैं, सारे ही ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जब भी हम नीचे जाएंगे, चाहे एटॉमिक हो या आयनिक रेडियाई हो, दोनों ही बढ़ेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। और इसी को हम अगर लेफ्ट टू राइट कहेंगे पीरियड के अंदर, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, इसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ता है, तो लेफ्ट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज होता है, ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब होती क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे हम नीचे आते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, किसी भी पीरियड में किसी भी ग्रुप के अंदर, चाहे नाइट्रोजन ग्रुप हो या फिर ऑक्सीजन का ग्रुप हो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, अभी देख लिया था हमने साइज इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नीचे आने में आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर, जरूरी नहीं है नाइट्रोजन, सारे ग्रुप। और पीरियड में क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है सबके लिए बस। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद रख लीजिएगा आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये भी याद रखना आप, जैसे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी। और अगर हम पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे ये याद रखा है, ऐसे ये भी याद रख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 16 की। ग्रुप 15 ख़त्म हो गया हमारा, ग्रुप 16।
ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन फैमिली आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। तो सिर्फ हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा सल्फर के बारे में बस। ऑक्सीजन देख लेते हैं हम। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 826, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p4। तो इसकी लास्ट जो वैलेंस कन्फिगरेशन होती है ये होती है आपकी। ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। पाई पाई मल्टीपल पाई बॉन्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीजन पर -2 आता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो -2 चार्ज आता है इसके ऊपर। अब इसकी एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक तो O2 होता है, दूसरा होता है O3। इसको हम ओजोन कहते हैं, ठीक है। ये ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है, ये डाई एटोमिक है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, दिस इज ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, ओजोन कहते हैं इसको। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो O2 होता है, हालांकि इसका देखा जाए तो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 2 16 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, लेकिन इसका नेचर जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है इसका। O2 का नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ क्या होता है? रॉकेट फ्यूल के अंदर इसका यूज़ होता है, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। और बाकी तो चीज़ें जानते हैं आप, हॉस्पिटल्स के अंदर जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन होती है। और इसका एक और काम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट का भी ऑक्सीजन काम करता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम ओजोन की, ठीक है। ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है? ऑक्सीजन से ही बना सकता है, बस क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू बनता है ओजोन। ये भी गैस और ये भी गैस, इसे वो कर लेते हैं हम, बैलेंस हो गई। इसका नेचर कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और ओजोन जो होती है ना आपकी अनस्टेबल होती है, इसीलिए ये हमेशा अगर हीट कर दो इसे, या हीट की फॉर्म में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, ये याद रखना है, क्योंकि ये अनस्टेबल नेचर होता है इसका। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर, दूसरा होता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। इसको हम 369 केल्विन और अबो टेम्परेचर पर, ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर बना सकते हैं 369 केल्विन से हीट करने पर। इसके अलावा जो ऑक्साइड्स होती हैं सल्फ़र की, वो क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड है आपका, ठीक है। और इसको कैसे बना सकते हैं हम? ये बनाने का तरीका ये होता है, कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए, साथ में आपका कॉपर सल्फेट प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ये एक तरीका है किसको बनाने का? सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाने का, ठीक है। एक और मेथड है सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाने का, डायरेक्ट सल्फ़र को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़, सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसा होता है? लुईस बेस कहलाता है, लुईस बेस। क्यों बेस कहलाता है? क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसा कहलाता है? लुईस बेस, ठीक है। अब इसका क्या क्या नेचर होता है? देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। पहला हम देख लेते हैं कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो देखो इसको क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, और ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कर सकता है काम? जैसे मान लीजिए आपका, इसकी बैलेंस ऐसे हो जाएगी, आपकी बैलेंसिंग,
बाकी रिड्यूसिंग एजेंट भी ये बिहेव करता है, जैसे मान लीजिए वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो SO4 सल्फेट बन जाता है, 4H+, यानी कि देखो यहाँ पर ये वाटर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है यहाँ पर, इसको भी बैलेंस कर लीजिए आप, ठीक है। और इसका एक और नेचर होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, टेम्परेरी ब्लीचिंग करता है, यानी कि कलरिंग मटेरियल को कलरलेस बना देता है ब्लीचिंग एजेंट की तरह, मतलब कलरिंग एजेंट को कलरलेस बना देता है, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। इसके अलावा इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड भी आता है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ समझ लीजिए आप, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो अगर मान लीजिए कोई स्पीशीज़, कोई सी भी स्पीशीज़ अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अगर कोई स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो उसका मतलब होता है रिडक्शन। या इसके अलावा अगर कोई स्पीशीज़ हाइड्रोजन को लॉस कर रही है, H+ को लॉस कर रही है, हाइड्रोजन को लॉस कर रही है, तो भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या कोई स्पीशीज़ हाइड्रोजन को गेन कर रही है तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है। थर्ड, अगर कोई स्पीशीज़ ऑक्सीजन को ऐड कर रही है, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो अब भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और अगर मान लीजिए कोई स्पीशीज़ में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है तो किसी को तो दिया होगा, हवा में तो नहीं जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, किसी को तो देगा, तो इसको हम इसीलिए क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को उसने क्या कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसीलिए ऑक्सीडेशन जिनका भी होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और जो रिडक्शन करते हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि दूसरे को उसने ऑक्सीडाइज करा है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो हवा में से तो नहीं लिया ना, किसी से तो लिया होगा, जिससे लिया है उसको क्या करा है, ऑक्सीडाइज करा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात करेंगे ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में आपको पता है क्या क्या आता है, आपका हेलोजन आता है। हेलोजन कहते क्यों, कि हेल का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग, यानी कि सॉल्ट फॉर्म करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, लेकिन हम चारों पढ़ते हैं, एस्टेटाइन जो होता है रेडियो एक्टिव होता है इसलिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी जनरल कन्फिग्रेशन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 9, 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक यहाँ पर 2 भर देंगे, यहाँ एक, तो एक ये क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक बॉन्ड बना सकता है। और क्योंकि फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता इसलिए इसकी यही ग्राउंड स्टेट भी है और एक्साइटमेंट स्टेट नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर सकता, d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है इसके पास। अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन शिफ्ट कर सकता है। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का क्या होता है, इसका जनरल कन्फिग्रेशन 3s2 3p5 आएगा इसमें, तो ये शिफ्ट कर लेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो 3d अभी 0 है, अब शिफ्ट करना शुरू करेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो 3d 1 हो जाएगा, 2 को शिफ्ट करेंगे 3d 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी चाहें तो आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो 3d 3 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इसलिए इसकी ग्राउंड स्टेट तो ये होती है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट इसकी चेंज होती रहती है कि आपने अगर कौन कौन कितने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा है। अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा है तो ये हो जाएगा 3p4 एंड 3d 1, दोनों को शिफ्ट कर दिया तो 3p3 3d 2, इस तरीके से इसकी कन्फिग्रेशन चेंज होती रहेगी एक्साइटमेंट स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट। शुरू कर, इंपॉर्टेंट ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं कुछ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर लेते हैं।
तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम होती है ब्रोमीन की, और सबसे कम होती है आयोडीन की। ये याद रखना आप, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये होता है आपका। इसके अलावा आप ये याद रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि बॉन्ड तो तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए क्लोरीन और फ्लोरीन को तोड़ने के लिए, फिर क्लोरीन क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन यानी कि Br2, और फिर बाद में आता है फ्लोरीन, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, रिपल्जन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम हो जाता है रिपल्जन ज़्यादा होने की वजह से। और फिर आयोडीन, ये ऑर्डर याद रखना बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर इसमें हाइड्राइड्स की बात याद रखना, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर जो होता है हाइड्राइड्स का, क्या नेचर होता है इसका, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है HI, क्योंकि इसका देखो साइज़ बड़ा होगा, बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, H+ आराम से निकल जाएगा। एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज़ करते हैं, एसिड कौन होते हैं जो H+ रिलीज़ करते हैं, तो HI आराम से रिलीज़ कर देता है H को, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर इसका होता है। फिर उसके बाद HBr का, फिर उसके बाद HCl का, और फिर उसके बाद HF का। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन के बनाने के भी तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं डिकॉन्स प्रोसेस। डिकॉन्स प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर, डिकॉन्स प्रोसेस में आप HCl लेते हैं, इसके साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं और कॉपर क्लोराइड CuCl2, साथ में Cl2 बनता है और वाटर बनता है। अब इसका बैलेंस कर लीजिए आप, 4 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन बनाए ना, तो ये क्लोरीन बनाने का एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डिकॉन्स प्रोसेस, याद रहेगा ये। अब इसमें ना क्लोरीन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है, क्या यूज़ है इसका, देखो इसका यूज़ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इसे क्या कहते हैं हम, स्लैक्ट लाइम, इसे क्या नाम है, स्लैक्ट लाइम, ठीक है। इसमें आप क्लोरीन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, CaOCl2, साथ में वाटर बनता है, तो इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन करने के लिए क्लोरीन की एक इम्पोर्टेंस यूज़ है जो आपको याद रखना है। इसके अंदर हेलोजन के ग्रुप के अंदर एक चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्वा रिजिया। क्या होता है एक्वा रिजिया, देखिए 3 मोल HCl प्लस 1 मोल HNO3 के मिक्सचर को हम एक्वा रिजिया कहते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये गोल्ड को भी, ठीक है, जो नोबल एलिमेंट्स कहलाता है गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह, उसको भी डिसॉल्व कर सकता है एक्वा रिजिया। याद रखना 3 HCl 1 HNO3 को हम एक्वा रिजिया कहते हैं। एसिडिक नेचर पढ़ लेते हैं इसका। एसिडिक नेचर देखो, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है इसका हाइड्रोजन, यानी कि हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं इसे, फिर HOCl, देन HOBr, फिर उसके बाद आता है आपका HOI, ये इसका एसिडिक नेचर होता है। और अगर मान लीजिए आप सिर्फ क्लोरीन के साथ लेंगे, ऑक्सीजन बढ़ाते जाएं, तो एसिडिक नेचर बढ़ता रह जाता है। ये दूसरा एसिडिक नेचर है, मतलब एग्ज़ाम में आपसे कोई से भी किसी से भी पूछ सकता है कि इसका बताइए क्या नेचर होगा। और अगर मान लीजिए ये आ गया आपका ऑर्डर, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा आपका एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। और एक ऑर्डर और है आपका, इसका ऑर्डर ये होता है Cl का ज़्यादा, B फिर ब्रोमीन देन आयोडीन का, ऑर्डर याद रखना है। यहाँ पर देख लो आप, चाहे ऑक्सीजन जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपना उतना ज़्यादा क्या होगा एसिडिक नेचर। अब लास्ट है आपका ग्रुप 18, जिसको हम नोबल गैसेस या फिर नोबल एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन, ये 5-6 आते हैं जो नोबल एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि फर्स्ट नोबल गैस कौन सा था, इसको किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपका नील
बार्टलेट ने इन 1962 में क्या कंपाउंड बनाया था इन्होंने? जीनोन प्लेटिनम फ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड। ये याद रखना है आपको कि सबसे पहला नोबल गैस जो एलिमेंट्स बना था वो ये बना था आपका। बाकी इसकी जनरल कन्फिग्रेशन आप जानते हैं NH2NP6, क्योंकि इसके अंदर देखो फुलफिल है, इसीलिए किसी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहते। बहुत ही रेयर केस होता है जब वो रिएक्ट करते हैं। देखो पूरा फिल है पी, इसलिए रिएक्ट नहीं करते, स्टेबल कन्फिग्रेशन कहलाती है ये। ठीक है, अब कुछ इसके कंपाउंड्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जैसे मान लीजिए ये है आपका जीनोन, ये गैस ये है आपका, इसको आप फ्लोरीन के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका XeF2। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए XeF2 बन गया डायरेक्ट। अगर आप मान लीजिए 2F2 ले लेंगे तो क्या बना देगा? XeF4 बना देगा। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना, ये एक्सिस में था, ये ज़्यादा था, और यहाँ पर जो है ये डाउन था। इसका रेशो होता है 1:5 रेशो। इसके अलावा एक और कंपाउंड है जैसे हेलोजन है, हेलोजन में 3F2 कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? XeF6। और फिर ये XeF4, इसमें O2F2 मिला दो तो देखो क्या होगा? Xe4O2 कितना हो जाएगा? 6 + O2। और एक और है आपका XeF6 में 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका XeO3 + 6HF। देखो 3 2 6 H, साथ में F लगा दो, बाकी क्या बचा इसमें? ऑक्सीजन बचा कितने? 3 ऑक्सीजन लगा दो, बस सिंपल। अब इसकी शेप की बात कर लेते हैं। जैसे जीनोन आपने ये बनाया, XeF2 बनाया था ऊपर, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है आपकी लीनियर, और बॉन्ड एंगल होता है इसमें 180 डिग्री का। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो SP, बस सिंपल लीनियर शेप होगी, ये याद रखना। बाकी XeF4 की शेप देख लेते हैं हम। XeF4 तो इसकी शेप होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, ये ऐसी शेप होती है। बाकी 2 लोन पेयर यहाँ पर होती है, 2 लोन पेयर यहाँ, तो इसका जो शेप होती है वो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर शेप। ठीक है, अब इसका यूज़ देख लेते हैं। हीलियम यूज फॉर फिलिंग इन बैलून्स। हीलियम का क्या यूज़ होता है? फिलिंग्स इन बैलून्स एंड एयरशिप्स। और ये हीलियम का अगर मिक्सचर ले लें आप 20% प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर ले लें 80%, तो ये डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, उनके लिए ये सिलेंडर के अंदर ऐसी इस रेशो में फिल किया जाता है। जो स्विमर्स होते हैं ना, स्विमर सिलेंडर जो कैरी करते हैं, वो करते हैं डीप सी डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशन। और इसके अलावा नियोन का यूज़ क्या होता है? डिस्चार्ज लैंप्स के अंदर यूज़ होता है इसका। रेडॉन का एक यूज़ होता है, रेडॉन का यूज़ होता है रेडियोथेरेपी के अंदर। रेडियोथेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ये रेडॉन का यूज़ होता है।